Hello friends, I am Tanisha Gangrade and you are watching TG Agni। फ्रेंड्स, आज हम माइक्रोबायोलॉजी सीरीज के लेक्चर 2 में बात करने वाले हैं हिस्ट्री और माइलस्टोन्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। सो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि अभी तक कौन कौन से साइंटिस्ट ने माइक्रोबायोलॉजी में क्या क्या अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। तो चलिए हम अपने वीडियो शुरू करते हैं। हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में एरिस्टोटल सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एबायोजेनेसिस थ्योरी दी थी, जिसे हम स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी से भी जानते हैं। ठीक है, इन्होंने बताया था कि जो भी लाइफ ओरिजिनेट होती है वो नॉन लिविंग मैटर से ओरिजिनेट होती है, और ये काफ़ी टाइम तक थ्योरी चली। उसके बाद फ्रांसिस्को रेड्डी आए 1626 से 97 के बीच में, और उन्होंने स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को डिसअप्रूव करा। उन्होंने कहा कि जो भी लाइफ आती है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आती है, दैट इज ओमनी वाइवम एक्स वाइवो। ठीक है, इन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया था। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, 3 जार लिए। 3 जार में उन्होंने क्या रखा था, मटन रखा। एक जार को पूरी तरीके से ओपन रखा, दूसरे को पूरी तरीके से सील्ड कर दिया था, और तीसरे जार को क्लॉथ नेट से कवर किया। जब एक जार को पूरी तरीके से ओपन रखा तब उन्होंने क्या करा, वहाँ पे फ्लाइज क्या आई मटन के ऊपर, उन्होंने अपने एग्स को ले किया और फिर वो मैगट्स में डेवलप हो गई। सेकेंड जार जो पूरी तरीके से टाइटली सील्ड था, वहाँ पे इस तरह की कोई भी एक्टिविटी नहीं देखी गई। थर्ड जार जो क्लॉथ नेट से कवर था, वहाँ पे क्या हुआ, जो भी फ्लाइज थे वो अट्रैक्ट हुए। अट्रैक्ट होने के बाद उन्होंने जो कवर था उसके ऊपर अपने एग्स ले किए, जिससे कि वो आगे में डेवलप हो गए। इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चलता है कि जो भी लाइफ है वो कहाँ से आती है, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से वो आती है, कोई भी नॉन लिविंग मैटर से वो लाइफ नहीं आती है। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। अब आगे चलते हैं, तो आगे हमारे दूसरे साइंटिस्ट आते हैं जॉन नीदम, और जॉन नीदम स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को फेवर करते थे। वो उन्होंने फेवर क्यों किया था, देखिए उन्होंने भी अपना एक एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया था, उन्होंने मटन का, बॉइल्ड मटन का ब्रोथ लिया। ठीक है, उसको पूरी तरीके से टाइटली उसको फिक्स कर दिया। अब उन्होंने जब उसको बॉइल्ड मटन का ब्रोथ लिया, उसके बाद उन्होंने क्या देखा कि यहाँ पे कुछ क्लाउडी कंटेंट है और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। तब उन्होंने ऐसा बोला कि ये जो हमारा ऑर्गेनिक मैटर है, इसके पास एक ऐसा वाइटल फोर्स होता है जो क्या करता है, नॉन लिविंग मैटर को लाइफ में चेंज कर देता है। इस बेसिस पे उन्होंने स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को फेवर किया था। फिर ये सेम एक्सपेरिमेंट लाज़ारो स्पेलेंज़नी ने क्या करा, फिर से किया। ठीक है, इम्प्रूव करा, और फिर उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को जब पूरी तरीके से देखा समझा, तब उन्होंने उस एक कंक्लूजन दिया, और उन्होंने कंक्लूड ये किया था दैट एयर कैरिड जर्म्स टू द कल्चर मीडियम, की एयर में है जर्म्स होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये तो बात करी स्पेलेंज़नी की। इसके बाद अगर हम सबसे पहले बात करते हैं कि भाई ये जो भी हम बात करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिसीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो ये किसने कही थी, तो ल्यूक्रेटियस ने 98 और 55 BC, और उसके साथ गिरोलामो फ्रेकेस्टेरो ने बताया था कि जो डिसीज़ है वो किसके द्वारा होती है, इनविजिबल लिविंग क्रिएचर के द्वारा होती है। अभी कुछ ज़्यादा इसमें ऐसी चर्चा नहीं हुई थी। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें कि सबसे पहले माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन किसने किए थे, तो फ्रांसिस्को स्टिल्यूटी ने किए थे। ठीक है, आगे चलते हैं, और आगे हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट आते हैं फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, जिसे हम एंटनी वैन लीeuwenhoek। ठीक है, इनका बहुत ही ज़्यादा बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। इन्होंने सबसे पहले एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन किया था माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये जर्मन मर्चेंट थे। इनकी हॉबी थी लेंस ग्राइंडिंग करना, मतलब ये लेंस को पूरी तरह हमेशा ग्राइंड करते रहते थे। और इन्होंने जो सिंपल माइक्रोस्कोपिक जो लेंस को ग्राइंड किया था, उसकी पावर कितनी थी, 50 से 300x उसका मैग्निफिकेशन पावर था। इन्होंने जो सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखे थे, उसे उन्होंने क्या कहा था, उस वक्त एनिमल्क्यूल्स कहा था। एनिमल्क्यूल्स का मतलब होता है टाइनी एनिमल्स। ठीक है, जब वो ये देख रहे थे तो सिर्फ उन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं देखे थे, उन्होंने मसल्स फाइबर भी देखे थे, बैक्टीरिया भी देखा था, स्पर्मेटोजोआ, ब्लड फ्लो देखा था कैपिलरीज में। इसकी वजह से उन्होंने फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है,
अभी तक हमने ऐसी कोई एग्जैक्ट चीज़ें नहीं बात करी है ना। अब अगर हमने एग्जैक्ट ड्राइंग या बुक की बात करते हैं तो 1665 में जब रॉबर्ट हुक ने अपनी बुक माइक्रोग्राफिया में सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म की फर्स्ट ड्राइंग को पब्लिश किया था। ठीक है, अब ये तो हुई डिसीजेस की बात कि भाई कौन से साइंटिस्ट ने क्या अभी तक कंट्रीब्यूट किया। ठीक है, अब हम वापस से हमारे उस एक्सपेरिमेंट पे आ जाते हैं जो हमने लेज़ारो स्पेलेंज़नी पे आके छोड़ दिया था। अब यहाँ पे बात करते हैं कि कैली स्केल ने देयर इज़ नो लाइफ विदाउट ऑक्सीजन, उनका भी ये अपना स्टेटमेंट रहा है। उसके बाद आते हैं स्वान, इन्होंने बोला था फिल्टर्ड एयर थ्रू एसिड एंड अल्कली, इनका ये स्टेटमेंट था। इन्होंने क्यों ऐसा किया था? देखिए, जब हम अपना हमने देखा था कि भाई उन्होंने स्पेलेंज़नी ने क्या किया था कि एयर के पास क्या होते हैं, एयर कैरिड जर्म्स, एयर के पास जर्म्स होते हैं जिसकी वजह से वहाँ पे जो निधम थे उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखे थे। तो अब ऑब्वियसली इस एयर को आपको किसी न किसी की चीज़ के थ्रू फिल्टर करना पड़ेगा ना, तभी तो हमें आगे जाके चीज़ें समझ में आएगी। तो स्वान ने उस एयर को किसके थ्रू फिल्टर किया था? एसिड एंड अल्कली के थ्रू। स्क्रोडर ने एयर को किसके थ्रू फिल्टर किया था? कॉटन वूल के थ्रू। अब आगे जाके ये बात किसके पास चले गई? पास्चर के पास चले गई। तो पास्चर ने भी अपना कुछ ना कुछ तो इसमें इन्वॉल्वमेंट रखा। तो पास्चर ने भी अपना एक एक्सपेरिमेंट किया इस पर। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले वो जो फिल्टर्ड एयर जो कॉटन से, इन्होंने क्या करा, सबसे पहले एयर को फिल्टर किया और उस कॉटन को फिर कहाँ रख दिया? एक स्टेराइल न्यूट्रिएंट सोल्यूशन में रख दिया। अब जब उन्होंने उस कॉटन को स्टेराइल न्यूट्रिएंट सोल्यूशन में रखा तब वहाँ पे क्या हुई? माइक्रोबियल ग्रोथ अपीयर हुई थी। इससे ये पता चलता है कि जो भी कॉटन प्लग हमारे होते हैं वो क्या करते हैं? एयर को स्टेराइल करने में हेल्प करते हैं। आज भी अगर हम माइक्रोबायोलॉजी के कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम क्या करते हैं? हमारे जो भी फ्लास्क होते हैं उसके ऊपर कॉटन प्लग लगाते हैं ताकि किसी भी तरीके का कंटैमिनेशन ना हो। ठीक है, ये तो हमारा उनका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है ना, और कंट्रीब्यूशन रहा। सेकंड कंट्रीब्यूशन उन्होंने स्वान नेक एक्सपेरिमेंट किया। अब स्वान नेक एक्सपेरिमेंट से क्या पता चलता है? उन्होंने स्वान नेक एक्सपेरिमेंट से प्रूव कर दिया था कि जो भी लाइफ होती है वो कहाँ से आती है? वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आती है। किस तरीके से उन्होंने प्रूव किया? सबसे पहले उन्होंने एक इन्फ्यूजन लिया। इन्फ्यूजन का क्या मतलब होता है? न्यूट्रिएंट ब्रोथ। न्यूट्रिएंट ब्रोथ को उन्होंने बोला इन्फ्यूजन, है ना। अब इन्फ्यूजन को इन्होंने क्या करा? हीट कर दिया अच्छे से कि अगर इसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो तो वो किल हो जाए। ठीक है, उसको फिर क्या करा? रखा थोड़े टाइम तक। ठीक है, और क्योंकि इन्होंने जो फ्लास्क लिए थे वो स्वान नेक के थे तो जो भी एयर थी वो एयर यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही थी, जिसकी वजह से वहाँ पे उनको कोई भी बैक्टीरिया नहीं मिले। ठीक है, सेकंड इन्होंने उसी फिर से इन्फ्यूजन को हीट किया, पर इस वक्त क्या किया? जो इसका मुंह था, आप बोल सकते हैं, ये जो हमारी नेक थी उसको क्या कर दिया? उसको रिमूव कर दिया। और उन्होंने जब इसको रिमूव कर दिया तो ऑब्वियसली वहाँ पे क्या हुई? एयर गई, और एयर के पास जर्म्स होते हैं तो वहाँ पे आपको बैक्टीरिया देखने को मिले। ठीक है, थर्ड में इन्होंने क्या किया? फिर से इन्फ्यूजन को हीट किया और वो जो फ्लास्क था उसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया। अब इन्होंने टिल्ट कर दिया तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हुई थी? एयर थी, एयर के पास क्या थे? जर्म्स थे। तो जब इन्होंने इसको टिल्ट किया तो वहाँ पे क्या हुआ? बाद में हमें बैक्टीरिया प्रेजेंट मिले। इट मीन्स कि जो भी लाइफ आ रही है वो कहाँ से आ रही है? प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आ रही है। तो ये उनका सेकेंड कॉन्ट्रीब्यूशन रहा। चलिए अब आगे और क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है वो देखते हैं। इसके बाद उस वक्त क्या हो रहा था? इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट हो रहा था, इंडस्ट्रियल एरा स्टार्ट हो रहा था। तब वहाँ पे फर्मेंटेशन की बात हुई कि भाई फर्मेंटेशन एक बायोलॉजिकल फिनोमेनन है और डिफरेंट फर्मेंटेशंस के लिए डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक टाइम ऐसा आया कि जो वाइन है बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी, उसमें से बहुत ही ज़्यादा स्मेल आने लगी। तो जो दूसरे साइंटिस्ट थे उनको क्या लगा कि जो भी उसमें मैटर है उसमें कुछ न कुछ ऐसी चेंजेस आ गई है जिसकी वजह से वो शोर हो रही है। जब ये सारी बात लुईस पास्चर को पता चली तो उन्होंने इस चीज़ को मानने से मना कर दिया कि नहीं, सोरिंग ऑफ वाइन किसी बोल सकते हैं किसी रिएक्शन की वजह से नहीं हो रही है। उन्होंने पता करा कि जो सोरिंग ऑफ वाइन है वो किसके द्वारा हो रही है? वाइल्ड यीस्ट के द्वारा
हो रही है। अभी हमको क्या जानते हैं कि वो किसके द्वारा होती है, एसिटिक एसिड बैक्टीरिया के द्वारा होती है। अब जब उन्होंने बोला जब उनके पास इंडस्ट्रियलिस्ट आए थे कि भाई हमारे साथ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है और आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, तब उन्होंने क्या कहा था, पास्चुराइजेशन की प्रोसेस दी थी। उन्होंने इस प्रोसेस में क्या था, वाइन को हीट किया था 50 से 60 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, इस बेसिस पर उन्होंने जो बताया था कि जो सोरिंग ऑफ मिल्क है वो किसके वजह से होती है, वो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की वजह से होती है। ठीक है, ये तो हुई हमारे इंडस्ट्रियल एरिया में जब हमने बात करी वाइन की, फर्मेंटेशन की। ठीक है, अब जब लाइफ की बात हो रही थी तो हमने ये देखा है कि लाइफ कहाँ पॉसिबल होती है, भाई जहाँ ऑक्सीजन होगी वहाँ पे लाइफ पॉसिबल है ना। पर इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि लाइफ ऑक्सीजन के बिना भी पॉसिबल है, दैट लाइफ इज़ पॉसिबल विदाउट ऑक्सीजन, है ना। इन्होंने प्यूट्रीफिकेशन के बारे में बताया था कि जो प्यूट्रीफिकेशन की प्रोसेस होती है वो डिफरेंट स्पेसिफिक जर्म्स की वजह से होती है जो एनाएरोबिक कंडीशन में अपना काम करते हैं। इट मीन्स कि लाइफ एनाएरोबिक कंडीशन में पॉसिबल होती है ना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। इन्होंने बियर प्रोडक्शन की मेथडोलॉजीज बताई थी, जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज दी थी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज क्या है आप मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे। ठीक है, इसके बाद कुछ साइंटिस्ट का मानना था कि डिसीज़ है वो किसी टॉक्सिन की वजह से होती है, किसी और चीज़ की वजह से होती है। फिर इन्होंने बताया था कि नहीं, जो स्किन डिसीज़ है वो फंगस की वजह से होती है ना। उन्होंने कुछ फ्रांस के सिल्क वर्म क्राइसिस में भी हेल्प करा था। ड्यू टू द मिस्टीरियस डिसीज वॉज एबल टू प्रिजर्व हेल्थी सिल्क वर्म एग्स। इसके बाद इन्होंने सबसे इम्पॉर्टेंट वैक्सीन डेवलप की थी अगेंस्ट कॉलेरा इन चिकन। इनका एक मानना था कि चांस ओनली फेवर्स द प्रिपेयर्ड माइंड। बहुत अच्छी लाइन है ये, कहीं ना कहीं आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इन्होंने क्या करा था, उन्होंने ये देखा था कि जो चिकन कॉलेरा है, ठीक है, वो अपनी पैथोजेनिसिटी एक टाइम के बाद लॉस्ट कर देते हैं और फिर भी वो रहते हैं। वो किस फॉर्म में रहते हैं, एटीन्यूएटेड पैथोजेनिक कैरेक्टरिस्टिक्स उनके पास रहती है। ठीक है, उन्होंने क्या करा, इस एटीन्यूएटेड फॉर्म को क्या करा, इनोक्यूलेट कर दिया किसमें, चिकन्स में। ठीक है, और ये जो एटीन्यूएटेड फॉर्म है वो क्या करते हैं, रेजिस्ट करते हैं वायरुलेंट स्ट्रेन के लिए। ठीक है, तो इस वजह से इन्होंने क्या करा, कॉलेरा के अगेंस्ट वैक्सीन डेवलप की थी। चलिए आगे देखते हैं आगे इनका क्या काम रहा है। इन्होंने एंथ्रैक्स इन शीप, मतलब जो एंथ्रैक्स डिसीज़ हुई थी उसमें भी इनका अपना रोल रहा है। इन्होंने सबसे पहले रेबीज़ के अगेंस्ट वैक्सीन डेवलप की थी। इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। इस वजह से पास्चर के नाम पर एक इंस्टीट्यूट बनाया गया पेरिस में और इनॉग्रेट कब हुआ, 1888 में। ठीक है, इनका इतना ज़्यादा काम रहा है माइक्रोबायोलॉजी में, इसलिए हम इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी तो एंटनी वॉन लीवेनहॉक, पर फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी लुईस पास्चर है ना। चलिए, ये तो हमने लुईस पास्चर के बारे में देखा। आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं हम जॉन टिंडल के बारे में। जॉन टिंडल का क्या काम था, देखिए जॉन टिंडल ने क्या बताया था। देखिए, इन्होंने सबसे पहले क्या करा था, इन्होंने देखा था कि एक बैक्टीरिया की दो स्टेजेस होती है, एक होती है थर्मोसेंसिटिव होती है, एक थर्मो रेजिस्टेंट होते हैं। थर्मोसेंसिटिव मतलब कि वो सर्वाइव नहीं कर सकते 5 मिनट की बॉइलिंग, और रेजिस्टेंट मतलब वो टेम्परेचर से सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने टेंडलाइजेशन की प्रोसेस दी थी। टेंडलाइजेशन की प्रोसेस में वो क्या करते हैं, कंटिन्यूस हीटिंग एंड इंक्यूबेशन करते हैं, ठीक, ताकि क्या हो पाए। चलिए आगे देखते हैं ये प्रोसेस में क्या करते हैं। देखिए, सबसे पहले एक अपने पास ब्रोथ है, ठीक है, इसमें आपके पास एंडोस्पोर्स है, बैक्टीरियाज है, सब कुछ है। इसको उन्होंने सबसे पहले हीट कर दिया। हीट करने के बाद जो भी बैक्टीरियाज है ना, वो क्या हो गए, मर गए। फिर उन्होंने उसको क्या करा, इंक्यूबेट करा 24 आवर्स तक। 24 आवर्स करने के बाद फिर उसको क्या करा, हीट करा। तो जो भी इंक्यूबेट करने से क्या होगा कि जो भी बैक्टीरिया से जो भी डेवलप होना था वो डेवलप होगा एंडोस्पोर से, है ना। अब फिर से हीट कर दिया तो वो जो आधे बैक्टीरिया थे फिर किल हो गए। फिर उन्होंने उसको इंक्यूबेट करा। इंक्यूबेट करने के बाद फिर 24 घंटे के बाद उन्होंने हीट करा। हीट करने के बाद
फिर जो बैक्टीरिया थे वो किल हो गए, और ऐसे उन्होंने 3 दिन तक ये प्रोसेस को रिपीट किया था। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? टिंडलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, जो एंडोस्पोर होते हैं ना हीट रेजिस्टेंट, की भाई एक बार में नहीं मर रहे, इस तरीके से उन्होंने उसको इंटरवल्स में क्या करा था? किल किया था। ठीक है, तो ये बात की हमने जॉन टिंडल के बारे में। अब हम बात करते हैं फर्डिनेंड कोहेन के बारे में। ये इन्होंने क्या बताया था कि जो भी बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया एक रेस्टिंग बॉडी प्रोड्यूस करते हैं जो किसके लिए रेजिस्टेंट होते हैं? हीट के लिए रेजिस्टेंट होते हैं। उसके बाद आते हैं जोसेफ लिस्टर। जोसेफ लिस्टर ना पास्चर के वर्क से बहुत ही ज़्यादा उनको बहुत ही अच्छा लगा, तो उन्होंने क्या करा? उन्होंने सर्जिकल इक्विपमेंट्स को हीट स्टेरिलाइज करा, ड्रेसिंग एंड क्लोथिंग डिसइंफेक्टेड करा कार्बोक्सिलिक एसिड से। सर्जरी वॉज कंडक्टेड अंडर डिसकंटिन्यूस स्प्रे ऑफ डिसइंफेक्टेंट। और इन्होंने जोसेफ लिस्टर ने क्या करा था? फिनॉल का यूज़ किया था इंस्ट्रूमेंट्स को स्टेरिलाइज करने के लिए, ताकि जब सर्जरी कर सके तो वहाँ पे किसी भी तरह का इन्फेक्शन ना हो, वुंड इन्फेक्शन से बच सके, और जो सर्जरी है वो ठीक तरीके से सही तरीके से हो पाए, है ना। नहीं तो पहले क्या होता था कि जब भी सर्जरी होती थी, अब वहाँ पे ऑब्वियसली वुंड है, दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें अटैक करते थे, इन्फेक्शन हो जाता था, तो ऑलमोस्ट ही डेथ ही हो जाती थी। तब जोसेफ लिस्टर ने, अब ऑब्वियसली अगर आप उसको वुंड को जो भी हमारे हम बोल सकते हैं इक्विपमेंट से उसको स्टेरिलाइज करोगे, सही करोगे, तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच का भी बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है कि जर्मन फिजिशियन थे, और अभी तक हमने जितने भी साइंटिस्ट की बात करी है उन्होंने बताया था कि हाँ चलिए जो भी डिसीज़ है वो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू हो रही है, पर किसी ने डेमोन्स्ट्रेट नहीं किया था, पर रॉबर्ट कोच ने उसे डेमोन्स्ट्रेट किया था। ठीक है, इन्होंने प्योर कल्चर टेक्निक दी थी, और इन्होंने जो भी स्टार्टिंग में जो भी उनका प्रोटीन था और जो भी मीट एक्सट्रैक्ट लेते थे उसको सॉलिडिफाई करने के लिए इन्होंने जिलेटिन का उस वक्त यूज़ किया था। अब जब इन्होंने बताया था, डेमोन्स्ट्रेट किया था कि भाई जो बैक्टीरिया डिसीज़ है वो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू हो रही है, तब इन्होंने इनके 4 पोस्टुलेट्स दिए थे। 4 पोस्टुलेट्स में इन्होंने क्या कहा था? सबसे पहला पोस्टुलेट था कि जो भी डिसीज़ हो रही है ना, अगर कोई डिसीज़ हो रही है तो वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, अब सेकेंड में उन्होंने क्या किया कि जो भी डिसीज्ड एनिमल है या जो भी डिसीज्ड स्पीशीज़ है उसने उन्होंने क्या करा? उस सैंपल को आइसोलेट करा और उसको प्योर कल्चर में ग्रो करा। ठीक है, पहले तो उन्होंने बोला कि भाई एक कोई भी अगर वहाँ पे डिसीज़ है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होना चाहिए, और वही सेम हेल्दी एनिमल में एब्सेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इधर भी प्रेजेंट है इधर भी प्रेजेंट है, नहीं, हेल्दी एनिमल में एब्सेंट होना चाहिए और डिसीज एनिमल में प्रेजेंट होना चाहिए। फिर उन्होंने उसका प्योर कल्चर किया। प्योर कल्चर करने के बाद थर्ड में उन्होंने ये क्या किया? वो जो कल्चर ग्रो किया था उसको उन्होंने क्या करा? किसी हेल्दी होस्ट में ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, इनोक्यूलेट कर दिया। अब इनोक्यूलेट करा और फिर से उन्होंने क्या करा? उसको आइसोलेट करा, है ना। आइसोलेट करने के बाद उन्होंने देखा कि ये जो पहले उन्होंने आइसोलेट करा था और जो बाद में आइसोलेट किया था वो सेम है कि नहीं, जो सिम्टम्स पहले आए थे वो बाद में आए वो सेम है कि नहीं। इस बेसिस पे उन्होंने बताया था कि हाँ जो भी डिसीज़ है वो किसके द्वारा हो रही है? माइक्रोब्स के थ्रू ही हो रही है। ठीक है, रॉबर्ट कोच के 4 पोस्टुलेट्स पे हमने बहुत ही अच्छी वीडियो भी बना रखी है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं, उसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगी। उस वीडियो में हमने बहुत ही अच्छे से उनके सारे एक्सेप्शंस को भी हमने डिस्कस किया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमने बताया कि इन्होंने 4 पोस्टुलेट्स दिए थे। इन्होंने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस पर भी काम किया था और बताया था कि ये जो है एक रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है, और जो टीबी जो होती है ट्यूबरकुलोसिस वो इसके थ्रू होता है। इसकी वजह से इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था 1905 में फॉर हिज इन्वेस्टिगेशन एंड डिस्कवरीज इन रिलेशन टू ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को तो हम सभी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। इन्होंने क्या किया था? एक बैक्टीरियोलाइटिक सब्सटेंस को डिस्कवर किया था और उन्होंने उसे लाइसोजाइम किया था। देखिए उस वक्त क्या हुआ था, ये एक किसी बोल सकते हैं अपना
काम कर रहे थे। एक स्टेफाइलोकोकस का कल्चर था। अब स्टेफाइलोकोकस कल्चर पे एक मोल्ड क्या हो गई, उन्होंने ऑब्जर्व करा। कौन सी मोल्ड थी? पेनिसिलियम नोटेटम। इन्होंने ये देखा कि जो भी इनका कल्चर था, है ना, अपना स्टेफाइलोकोकस का, जहाँ पे ये मोल्ड डेवलप हुई है ना, वहाँ पे बैक्टीरिया फ्री रिंग जोन बन चुके हैं, ठीक है, जिसे इन्होंने बाद में पेनिसिलियन नाम दिया था। और ये किसके लिए एक्टिव थे? इट इज़ इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव थे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे हमारे पास साइंटिस्ट आते हैं, सेलमैन, वैक्समैन एंड एल्बर्ट कॉन। इन्होंने सबसे पहले स्ट्रेप्टोमाइसिन डिस्कवर की थी, और जो प्रोड्यूस्ड बाय द स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस, जो कि इनिबिट करता है ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को, ठीक है। इसके बाद इस वजह से इन्हें नोबेल प्राइज मिला था 1952 में फॉर द डिस्कवरी ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है। इसके बाद हमारे साइंटिस्ट आते हैं मार्टिनस विलियम बेरी। इन्होंने सबसे पहले एनरिचमेंट कल्चर टेक्निक दी थी। इन्होंने नॉन फर्मेंटिव कार्बन सोर्स मैनिटोल का यूज़ किया था टू आइसोलेट नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को आइसोलेट किया था और उसे नाम दिया था बैसिलस रेडियोकोला। बाद में 1889 में फ्रैंक ने उसे नाम दिया राइजोबियम, ठीक है। चलिए, और भी इनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है? बहुत ज़्यादा इनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। उसके बाद इन्होंने क्या करा था? एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को आइसोलेट करा, एजिटोबैक्टर को, ठीक है। कौन से मीडियम में किया था? तो जेंसन का नाइट्रोजन फ्री मीडियम इन्होंने यूज़ किया था। बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, ठीक है। इन्होंने डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया को भी आइसोलेट किया था। ही ऑल्सो आइसोलेट सल्फर रिड्यूसिंग बैक्टीरिया, है ना, जिसमें सल्फेट क्या है? एक टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन। अदरवाइज क्या होता है? ऑक्सीजन हमेशा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, पर सल्फेट रिड्यूसिंग बैक्टीरिया में सल्फेट क्या है? अपना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। इसका एग्जांपल है डिसल्फोवेब्रियो, डिसल्फोटोमैक्यूलम। सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया को भी आइसोलेट किया था फ्रॉम सॉइल एंड एक्वेटिक हैबिटेट से। इन्होंने लैक्टोबैसिलस को आइसोलेट किया था फ्रॉम ग्रीन एल्गे एंड सम एनारोबिक बैक्टीरिया को आइसोलेट किया। इन्हें फादर ऑफ वायरोलॉजी भी कहा जाता है, ये आप जानते हैं, है ना। इन्होंने कहा था, इन्होंने सबसे पहले वायरस को देखा था और उन्होंने इसे कहा था कॉन्टेजिवम वाइवम फ्लूइडम। अब इसका क्या मतलब होता है ये आप मुझे बताएंगे, क्योंकि इसके पहले भी हमने वीडियोस लेक्चर में इसको डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। चलिए, इसके बाद आते हैं सर्जी विनोग्रेड्स्की। ये एक रशियन माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे जो पास्चर इंस्टीट्यूट ऑफ पेरिस में वर्क करते थे। इन्होंने सबसे पहले कीमोलिथोट्रॉपी फॉर्म को डिस्कवर किया था। कौन से बैक्टीरिया में? तो बैगियोटोआ में इन्होंने सबसे पहले देखा था। इन्होंने आइसोलेट किया था जो भी थायोबैसिलस फेरोऑक्सीडेंस है, सल्फर, बैगियोटोआ, थायोथ्रिक्स, थायोबैसिलस एंड नाइट्रोसोमोनास को। इन्होंने भी एनरिचमेंट कल्चर टेक्निक को यूज़ किया था, ठीक है। चलिए, और इन्होंने आखिरी में क्या किया था? एनारोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को आइसोलेट किया और उसका नाम रखा क्लोस्ट्रीडियम पास्चुरियनम इन ऑनर ऑफ लुइस पास्चर, है ना। इन्होंने स्टडी किया था डिकम्पोजिशन ऑफ सेल्यूलोज को भी। तो ये अभी तक हमने माइक्रोबायोलॉजी में कौन कौन से साइंटिस्ट रहे हैं, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया है। इस स्लाइड में से या इस वीडियो लेक्चर में से बहुत ही सारे क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली कोई ना कोई एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। सो आई होप आपको ये लेक्चर काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा और ये लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट भी आपके लिए रहा होगा। फ्रेंड्स, अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, तो आप हमें यूट्यूब पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। साथ ही आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। फ्रेंड्स, हमारी वेबसाइट भी है tgagri.com करके, जहाँ पर आपको एग्रीकल्चर के सभी PDF सभी चीज़ बहुत ही प्रॉपर मैनर में मिलेगी। तो आप एक बार वहाँ पर ज़रूर विजिट कीजिएगा। और साथ ही अगर आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसकी लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, पर उससे पहले स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू।